तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां अंधविश्वास सूखे की दरारों से निकलकर लोगों के दिलों में घर कर लेता है। ये कहानी है एक बेगुनाह की, जिसे हालात बदले की आग में जलने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानी है खेतपुर की। तो कहानी हमें ले चलती है खेतपुर नाम के एक गांव में। यहां पिछले 3 महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। खेत सूख चुके हैं, जमीन फट चुकी है और जमीन की इस प्यास के साथ साथ लोगों के दिलों में डर और अंधविश्वास दोनों ही गहराते जा रहे हैं। और इसी निराशा और डर के माहौल में हमारी कहानी का एक अहम किरदार है सावित्री, गांव की वैद्य, एक ऐसी महिला जो जल्द ही गांव वालों के इस डर का निशाना बनने वाली थी। देखिए, एक वक्त था जब लोग सावित्री को वैद्य माई कहते थे, मतलब जिंदगियां बचाने वाली माँ। बच्चे के जन्म से लेकर हर बीमारी तक वही सबका सहारा थी। लेकिन अब गांव वालों का वही अंधविश्वासी डर उनकी इस पहचान को एक भयानक नाम देने वाला था, चुड़ैल। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक आधी रात को एक मुश्किल डिलीवरी के दौरान जिंदगी और मौत का फासला लगभग मिट सा जाता है। और बस उसी एक रात में सावित्री की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। होता यह है कि सावित्री एक बच्चे को तो दुनिया में लाने में कामयाब हो जाती हैं, घर में एक नई जिंदगी की किलकारी गूंजती है, लेकिन ठीक उसी पल बच्चे की मां रूपा की मौत हो जाती है। और बस इस एक घटना के साथ ही गांव वालों के अंदर दबा हुआ डर और अंधविश्वास सब एक साथ बाहर आ जाता है। उन्हें अपने सारे दुखों की, सूखे की और इस मौत की एक वजह चाहिए थी, और वो वजह उन्होंने सावित्री में ढूंढ ली। इस भीड़ की अगुवाई कर रहा था गांव का मुखिया, जो सबसे आगे आकर सावित्री पर सबके सामने चिल्लाता है, उस पर जादू टोना करने और अपनी बहू को मारने का सीधा इल्जाम लगा देता है। सावित्री ने बहुत कोशिश की, तर्क दिया कि अगर मेरी दवा में जहर होता तो तुम्हारे ही घर के दूसरे बच्चे कैसे जिंदा हैं? क्या एक मौत ने मेरी पूरी जिंदगी की सेवा को भुला दिया? लेकिन डर और गुस्से से पागल भीड़ के आगे कोई भी तर्क काम नहीं आया। उस भीड़ ने सावित्री की झोपड़ी को आग लगा दी। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उसकी दवाइयां, सब कुछ जलकर राख हो गया और उसे उसी गांव से बाहर निकाल दिया गया जिसकी उसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा की थी। लेकिन गांव से जाते जाते सावित्री उन सबको एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी देकर गई, एक ऐसी बात जो भविष्य में सच होने वाली थी। अब जंगल के अंधेरे में अकेली सावित्री का दुख और गुस्सा एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। अब वो कोई वैद्य नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति बनने वाली थी जो सिर्फ बदला लेना जानती थी। उसने गांव के पास एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर को चुना और वहां उसने एक बहुत ही भयानक अनुष्ठान को अंजाम दिया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक एक करके सोच समझकर किया गया एक सिलसिलेवार काला जादू था। उसने जो पुतला बनाया था, उसकी छाती पर कोयले से सिर्फ 3 शब्द लिखे, और ये 3 शब्द ही उसके इरादे को जाहिर करने के लिए काफी थे। तेरा सुख मेरी प्यास। ये एक सीधी कसम थी कि वो उनकी सारी खुशियों को सोख लेगी। और इस श्राप को मुखिया के घर तक पहुंचने में और अपनी जड़ें जमाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और देखिए कि श्राप ने कितनी तेजी से अपना असर दिखाया। पहले तो सिर्फ घर में एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। फिर एक ही हफ्ते में घर के सारे जानवर बीमार पड़ गए। अगले हफ्ते मुखिया की पत्नी लता के बाल झड़ने लगे, और फिर तो लता के शरीर पर नीले हरे निशान पड़ने लगे और वो रातों को चीखने चिल्लाने लगी। मुखिया ये सब देखकर बुरी तरह डर गया और उसने फौरन गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में आते ही वो बात कह दी जिसका मुखिया को सबसे ज्यादा डर था। ये काला जादू है और इसका रिश्ता किसी दफनाई हुई चीज से है। ये सुनते ही वो सब उसी पुराने मंदिर की तरफ भागे, और जब उन्होंने जमीन खोदी तो उनके हाथ जो चीज लगी वो उनके सबसे बुरे सपने को सच करने जैसी थी। मिट्टी का एक पुतला जो हूबहू मुखिया की पत्नी लता जैसा दिखता था, और उसे लता के ही पुराने स्कार्फ और बालों से बांधा गया था। पंडित की चेतावनी ने उन्हें और भी डरा दिया। उसने कहा कि अगर पूर्णिमा की रात से पहले इस पुतले को नष्ट नहीं किया गया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। लेकिन इस श्राप को खत्म करने की घबराहट में और जल्दबाजी में वो लोग चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। जैसे ही मुखिया उस पुतले को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके गले में बंधा काला धागा टूट जाता है, और तभी एक अनदेखी ताकत उनकी मशाले बुझा देती है
और वो सब उस भयानक अंधेरे में घिर जाते हैं। और अगली सुबह श्राप अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। लता अपने कमरे में मृत पाई जाती है और उसके ठीक बगल में वो मिट्टी का पुतला पड़ा था, जिसकी गर्दन पर अब एक काला जला हुआ छेद था। मुखिया तो जैसे पूरी तरह टूट चुका था, बस कुछ बुदबुदा रहा था और उसके कपड़ों पर पुतले की मिट्टी लगी हुई थी। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सावित्री का बदला पूरा हो गया था, या खेतपुर के उन जंगलों में आज भी कोई बेचैन आत्मा अपने अधूरे बदले के लिए भटक रही है?